नमस्कार दोस्तों। आज 20 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है कोप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये तो जानते ही आप। कोप 15 समिट एडॉप्ट हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील, है ना। हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ये शब्द आम लोग और कई लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। कई ऐसे शब्द हैं जो कि हम रोजमर्रा में यूज करते हैं पर उसका अर्थ नहीं जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो विविधता है हमारे में दो स्तर पे, हम जो नंगी आंखों से देख पाते हैं वो दो स्तर में, एक जीव, है ना, और एक अजीव या जीव और निर्जीव। ठीक है। अब जीव में भी दो पार्ट हैं। एक जीव ऐसे जीव जो कि चलते फिरते घूमते टहलते जीव हैं, और एक जीव ऐसे जो कि जीव तो हैं पर वो पेड़ पौधों के रूप में है ना। और इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं के संरक्षण के लिए ये एक समिट हुई थी और इसी पे 200 कंट्री मिले इंक्लूडिंग इंडिया अप्रूव ए हिस्टोरिक पेरिस स्टाइल डील ऑन मंडे टू प्रोटेक्ट एंड रिवर्स डेंजरस लॉस ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। वैश्विक जैव विविधता को रोकने के लिए इन्होंने एक डील किया है या एक तरीके से समझौता हुआ है इनके बीच में, है ना। अब ये समझौता क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसको आपको देखना है। इसको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? डिक्लेयर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि ये अब समझौता हो गया। अब यदि आप मतलब एक आम आदमी है तो इतना जानना बहुत है, लेकिन आज यदि आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो आपको एक चीज़ ये जानना है, 30x30, 30 गोल 2030 तक। यहाँ पे क्या है? द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एग्रीमेंट इज सो कॉल्ड 30x30 गोल, ए प्लेस टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड सीज बाय 2030। जो भूमि है और सागर हैं उनके संरक्षण की भी कस्में खाई गई हैं या उसके वादे किए गए हैं। अब इस 30 गोल्स में क्या रखा गया है ये आपको जाके साइट पे देखना है ना। किस प्रकार के बड़े गोल लाए गए हैं, क्या गोल रखा गया है, किस प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, इसके बारे में आपको कहाँ पे देखना है? तो इसकी साइट पे जाके आपको देखना है। और एक जो पेपर मिलेगा उसको थोड़ा ध्यान से आप उसे पढ़ सकते हैं। यूएन कोप 15 समिट गोल लिखेंगे, आपके सामने खुल जाएगा गूगल पे और आप उसे देख सकते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, इसके साइट पे भी हो सकता है पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है और यदि ऐसा होता है और ऐसा कर पाते हैं तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही शानदार बात होगी। अब जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे एक न्यूज है, द कोस्ट ऑफ द कंट्री जस्ट फॉर सेविंग सीटीसी। अब सीटीसी क्या है ना। अब सीटीसी क्या है? सीटीसी है कोस्ट टू द कंपनी। देखिए, कोई भी कंपनी हम जब लगाते हैं, जैसे कोई भी कंपनी लगा हुआ है तो हम क्या बचाना चाहते हैं? लेबर, है ना। लेबर बचाना चाहते हैं, लेबर कम करना चाहते हैं, इस पर कम खर्च करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा। आउटसोर्स का मतलब है जो हम काम करवा रहे हैं यहाँ पे वो बाहर करवा लें। अब जैसे आउटसोर्स करवाने के क्या फ़ायदा होता है? मान लीजिए हम बाहर के कर्मचारी से करवा रहे हैं तो हमें उनको रहने के लिए जगह नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, उनको परमानेंट रखना नहीं पड़ेगा। तीसरा, उनके लिए कर्मचारी नहीं रखने पड़ेंगे, उनके लिए ऑफिस नहीं खोलना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो इस
को फायदा देते हैं। किसको फायदा देते हैं? तो कॉस्ट टू कंपनी को। इसको हम लोग C2C कह रहे हैं, कॉस्ट टू कंपनी, है ना, सेविंग CTC। ठीक है, कंपनी का कॉस्ट वो करने में ये काफ़ी काम आता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ओला उबर जो है वो अपने कर्मचारी नहीं रखती, जोमेटो स्विगी, है ना, वो कर्मचारी नहीं रखती परमानेंट, फ्लिपकार्ट, वो सब कमीशन बेस पे काम करते हैं। किस पे? कमीशन बेस पे। अब कमीशन बेस पे काम करते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है कि ना हमें ये परमानेंट है ना इनको हम परमानेंट सैलरी देनी पड़ती है, ना वेलफेयर स्कीम में इनको फायदा होता है, ना EPF से जोड़ते हैं, ना ESIC से जोड़ते हैं। मतलब ये कुल मिला के ऐसे हैं जो कि एक ऐसे जॉब में काम कर रहे हैं, हो सकता है इनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा हो, लेकिन अस्थाई लाभ नहीं है, ये कभी भी निकाले जा सकते हैं, है ना। जब कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो आपको ज़्यादा लाभ, कंपनी कम कमा रही है या ख़त्म हो रही है तो आप ख़त्म। वैसे तो जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको भी निकाला जाता है, नो डाउट, लेकिन उनको एक निश्चित सैलरी तो मिलती है। कंपनी ज़्यादा कमा रही है, आपको ज़्यादा लाभ या कमीशन दिया जाता है। जैसे जैसे कंपनी का लाभ कम हुआ, आपके कमीशन भी कम हुआ। इस तरीके से यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे अकॉर्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021, इंडिया हैज़ अबाउट 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ लोग कैजुअल वर्कर हैं और 5 करोड़ लोग सैलरीड वर्कर हैं, विथ नो रिटेन जॉब कॉन्ट्रैक्ट। कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना। इसी पे बात की गई है ये कि इनका तो कोई भविष्य ही नहीं है, इन कर्मचारियों का कोई भविष्य ही नहीं है। आधे से ज़्यादा कर्मचारी तो एक तरीके से 150 मिलियन, मतलब 15 करोड़ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या में जो वर्क फोर्स है वो कितना है? 30 से 40 करोड़। अब 40 करोड़ में 15 करोड़ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है ना। उसके बाद इनके बहुत सारे पेंशन की बात, मृत्यु की बात, बहुत कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसी पे बात की गई है कि किस तरीके से इसका निदान किया जा सकता है, और जो मतलब कॉस्ट टू द कंट्री, है ना, वो एक देश की कीमत है। मतलब बहुत हम दोहन कर रहे हैं या इस तरीके के मजदूरी का दोहन कर रहे हैं, तो इसे कैसे रोका जा सकता है या कैसे इसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है, क्रिमिनलाइजिंग कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप, क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक मामला दिया गया है ना, जैसे एक इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट adolescent population in the world. The National Family Health Survey indicate that a significant proportion of the Indian teenagers are sexually active, है ना। तो जो किशोर हैं वो जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि किशोरों को, अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू केस अंडर द पॉक्सो एक्ट, एक्चुअली क्या है कि कंसेंसुअल या सहमति जो है उस तरीके के रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइजिंग, जैसे मान लीजिए कि कोई 19 साल का बच्चा हो और 17 साल की लड़की हो, इन दोनों के आपस में सहमति से सेक्स हुआ, है ना, और फिर इसके घर वालों ने चढ़ाया कि तुम तो इस पर केस कर सकती हो, तुमने कह देना कि मेरी सहमति नहीं थी, तो पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। फिर यदि हम नहीं लगाते हैं या नहीं लगाने की धमकी देते हैं तो हो सकता है इससे पैसा वसूला जाए। इसी पे इस तरीके की मामले जो हैं हुए हैं और इसी पे चिंता जताई गई है। इस तरीके के जो मामले हैं ये एक तरीके से बहुत ही बुरे मामले हैं। ऑब्जेक्टिव वाइल्ड पॉक्सो जो है, चूँकि पॉक्सो एक्ट जो है वो चिल्ड्रेन को बचाने के लिए लाया गया था, पर इसका दुरुपयोग होने लगा है। अब एक और मामले बताता हूँ, थोड़ा सा अलग हटके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने शादी की, अब शादी को सही रखने के लिए एक कानून है कि यदि 7 साल तक कोई भी हिंसा होती है, घरेलू हिंसा कानून है, तो उसे मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इस 7 साल के मतलब रिश्ते को
या उस लड़की के द्वारा क्या किया जाता है, इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है अपने पति को या पति के घर वालों को कि मुझे एक फ्लैट लिख दो या मुझे एक घर लिख दो या मुझे ये कर दो, तब तो तुम पर केस नहीं करेंगे, नहीं तो तुम पर झूठा केस लगा देंगे। अब कहीं भी मार ली पीट ली, अब खुद से भी कर ली, और वो क्या करती है। तो उसी पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फायदे के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, और यही इस जो आर्टिकल है उसका सार है कि हम क्रिमिनलाइजिंग कर रहे हैं कंसेंसुअल रिलेशनशिप को, और इसी पे एक वो है। तो आप ये समझिए कि इस तरीके के कानून जिनका दुरुपयोग होता है उसको कैसे रोका जा सकता है, इसी पे थोड़ी बात की गई है। ठीक है, इसके बाद है मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस, पेज नंबर 8 पे बात की गई है कि जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको बहुत कम टैक्स दिया जाता है, जैसे 15% टैक्स की बात की जाती है। EU members have agreed to implement a minimum tax rate of 15% big businesses in according with Pillar 2 Global Tax Agreement from Organization of Economic Cooperation and Development। अब ये समझिए कि जो बड़े व्यापारी हैं, है ना, यदि उन पे कम टैक्स लगाया जाए तो क्या होगा, किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए पैसा कम रहेगा, जैसे भारत जैसे देशों के लिए पैसा कम रहेगा, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि एक तरीके से जो बड़े उद्योगपति हैं या बड़े उद्योग हैं उनको हम धीरे धीरे सौंपते चले जाएंगे, है ना। वो क्या नीड है, व्हाट इज़ द नीड फॉर ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये समझिए कि पूरी दुनिया में विकसित देश जो कि काफ़ी आगे हो चुके हैं, हो सकता है कि वो टैक्स कम कर लें तो चलेगा, पर जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यदि वो टैक्स कम करते हैं तो उनके यहाँ जो बुनियादी ढांचा है उनको खड़ा करने में दिक्कत होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, सुरक्षा, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पे बात की गई है, लेकिन मैं पूरे के पूरे बता रहा हूँ कि क्या दिक्कतें होंगी यदि हम बड़ी कंपनियों में कम टैक्स लगाते हैं। तो जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको तो ठीक ठाक है मामला कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भारत जैसे देशों को, विकासशील देशों को या अल्प विकसित देशों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेंगे और फिर इसके पक्ष को समझेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ और जो मैंने कहा है उसको समझेंगे। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों आप समझेंगे। उसके बाद है लोकसभा पासेस बिल टू एक्सटेंड ST स्टेटस ऑफ बेट्टा कुरब्बा। ये सिर्फ और सिर्फ वो है, क्या बोलते हैं, एक PT के लिए मामला है। लोकसभा पासेस बिल टू एक्सटेंड ST स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, बेट्टा कुरुबा। बेट्टा कुरुबा कहाँ का है, तो ये आपको देखना है। ये ऑर्डर बिल 4th अमेंडमेंट बिल है। इंक्लूड बेट्टा कुरुबा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ कर्नाटका एज ए सिनोनिम ऑफ द ऑलरेडी कैटेगराइज कडू कुरुबा ट्राइब इन द स्टेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बस क्या बोलते हैं उसको, कहाँ का है, तो कर्नाटका का, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और इधर कुछ जो इस समुदाय में शामिल हुए हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, बस उतना याद रखना है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज होस्टेज टू वेज प्राइसेस PMEAC मेंबर्स। ठीक है, ये आपको देखना है फिर से। अब ये जो है पेज नंबर 14 पे, है ना, ये जो है यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इज होस्टेज टू वेज प्राइसेस PMAC मेंबर। जो India's economic growth is likely to be stubbed in coming year, but inflation will also subside partially due to monetary policy effect and partly due to base effect। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पूनम, है ना। तो अब PEAC क्या है, PMEAC क्या है, प्रधानमंत्री का जो
इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल की मेंबर है, उन्होंने कहा है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति वेज प्राइसेस की बंधक बन गई है। अब ये समझिए कि जो मौद्रिक नीति इन्फ्लेशन कम करने के लिए लाई जाती है, यहाँ पे कहना है कि जो सब्जियों के दाम हैं उन्होंने इस मॉनेटरी पॉलिसी को कैप्चर कर लिया। कैप्चर क्यों कर लिया? कि सब्जियों के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, है ना। तो सब्जियों के दाम क्यों बढ़े हुए हैं, इस पे बात करनी होगी, है ना। बहुत ही चीज़ें जो हम लोगों ने कंट्रोल करी थी, इनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कंट्रोल करी थी वो जो है सब्जियों के दाम उसको पूरा का पूरा वो कर दे रहे हैं। तो सब्जियों के दाम क्यों बढ़े हैं? कई कारण हैं, है ना, जिनमें एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही साथ मौसम का जो एरिया है उसी पे इट इज रियली सैड इन वे दैट आवर मॉनेटरी पॉलिसी इज हेल्ड हॉस्टेज बाय वेजिटेबल प्राइसेस, है ना। तो इस प्रकार से ये मामला है। श्योरली आवर इकोनॉमी विच इज मोर देन 3 ट्रिलियन कैन मैनेज इट्स वेजिटेबल प्राइसेस बेटर देन इट हैज़। तो इसी ने कहा है कि ठीक है, इसको हम हमारे जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है और उससे ज़्यादा की बन चुकी है, तो हम इसको भी संतुलित कर लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और क्या आपको लगता है कि आप अखबार पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। नंबर मैं दे रहा हूँ, इससे कांटेक्ट करें शाम 7 बजे के बाद। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप कॉल करें और बात करें। धन्यवाद।